नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, रूसी फौज यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है। आज दूसरा दिन है। हालांकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बात की है, पुतिन से उन्होंने बात की है। क्या कुछ इसका असर होने वाला है, किस तरह से पूरी दुनिया जो है वो अभी इन तमाम चीज़ों को देख रही है, इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसी पर मबनी है हमारी आज की खास पेशकश खबर दोपहर। चलिए शुरुआत करेंगे। रूसी फौज फिजाइया पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के तमाम अहम मुकामात पर बमबारी कर रहे हैं। रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन के आसमान पर लगातार मंडराते दिख रहे हैं। टैंक हो या तोपे जमीन पर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। यूक्रेन में खौफ हिरास का माहौल है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की अगर बात करें तो उनके मुताबिक रूसी फौज यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर दाखिल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर रूसी फौज ने कीव पर कब्जा कर लिया तो रूसी फौज आज रात यूक्रेन में तख्ता पलट कर देगी। माहिरीन की अगर माने उनके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का मुख्तसर तरीन यानी सबसे कम वक्त में होने वाला किया जाने वाला तख्ता पलट होगा। यूक्रेन के वजारत दाखिला के मुशीर के मुताबिक दारुल-हुकूमत कीव में 2 ताकतवर धमाकों की आवाज सुनी गई। रूसी फौज ने कीव पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो रूस का पहला टारगेट है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 137 से ज्यादा शहरी और फौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। दूसरी जानिब आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस यूक्रेन जंग से मुतल्लिक़ अहम मीटिंग होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की। पीएमओ ने कहा कि सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यूक्रेन के हवाले से हालिया पेशरफ्त से आगाह किया था। इसमें यह भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने देरीना यकीन का इआदा किया कि रूस और नेटो ग्रुप के दरमियान इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तशद्दुद के फौरी खात्मे पर जोर दिया। तमाम फरीकीन से सिफारती मुज़ाकरात और बातचीत के रास्ते पर वापस आने के लिए ठोस कोशिशें करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर को यूक्रेन में हिंदुस्तानी शहरियों बिलखुसूस तलबा की हिफाजत के बारे में हिंदुस्तान के खदशात से आगाह किया और बताया कि भारत उनके महफूज हिंदुस्तान वापसी को अवलीन तरजीह देता है। आपको बताएं कि फिलहाल यूक्रेन में तलबा समेत 20,000 अफराद मुकीम हैं। इस सब के बीच वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी और रूसी हममनसब से फ़ोन पर बात करते हुए इख्तिलाफ़ात को बातचीत के ज़रिए हल करने पर जोर दिया है। इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे ख़ास मेहमान, जिनके साथ हम तज्ज़िया करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत पर, हिंदुस्तान पर क्या कुछ असर रहने वाला है और जिस तरह से लगातार पीएमओ की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, जो हमारे वहाँ पर लोग हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अनिल गौर जी, एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, खारजी उमूर के। कैप्टन अनिल गौर जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश में। और सबसे पहले जिस तरह से पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान भी देख रहा है, हम और आप भी देख रहे हैं, और सबसे अहम यही बात है कि कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त यानी वक्त से पहले होगा। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना है। हमारे वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हमें इसका भी खास ख्याल रखना है। और भारत जिस तरह से लगातार ये कहता रहा है कि अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, तमाम चीजों के बारे में आपका रिएक्शन। हीरा जी नमस्कार। ऐसा है कि जो ये अब यूक्रेन के और रूस के बीच में हो रहा है, मेरा मानना है कि इसका जिम्मेदार जो है वो अमेरिका और नाटो फोर्सेस है, जिन्होंने जबरदस्ती अब यूक्रेन को अपने साथ मिलाने के लिए और उसको उत्साया और ये कहा कि ठीक है हम आपको मिलाएंगे, आप जो है
रशियन जो है वहां पे जो उनके जो लोग थे, जो रशियन उनके जो वहां पे दोनों प्रोविंसेस के अंदर जो अभी उन्होंने डिक्लेयर किए थे कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर एक बड़ा क्लियर एग्रीमेंट था कि ये जो दो प्रोविंस है ये ऑटोनोमस प्रोविंस ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं और इनकी पूरी हिफाजत वगैरह जो है यूक्रेन करेगा। पर उसने नहीं किया, और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको जो है अमेरिका की शय थी कि अमेरिका चाहता, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी हमेशा ये रही है कि वो डिस्टेबलाइज करके रखे जो बाकी जो मुल्क हैं उनको, स्पेशली रशिया को और चीन को। और आपने देखा किस हिसाब से ये मिडिल ईस्ट से, मैं अगर पीछे ले जाऊं आपको, जो हमारा जो खाड़ी के मुल्क में आप देख लीजिए, चाहे वो इराक है, चाहे ईरान है, चाहे सीरिया है, लीबिया है, उससे पहले इधर आ जाइए, पनामा था, निकरागुआ था, वो जो सब जो इलाके हैं इनके अंदर अमेरिकन दखल अंदाजी हुई है और उधर तख्ता पलट वगैरह हुआ है, और क्या डिस्ट्रक्शन हुई है, किस हिसाब से सारा कुछ हुआ है आपके सामने है। अब वो ये चाहता था वो यहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही कुछ करे। अब हुआ क्या है, पुतिन ने बड़ी पहले इनको वार्निंग दी थी कि देखिए जब ये यूएसएसआर जो पुराना यूएसएसआर था हमारा, जब उसका ब्रेक हुआ सारा, जो 15 ये जो नए जो मुल्क हैं जो बने हैं उन सबको जब वो हुआ, तब उसने तब भी ये कहा था उनको कि देखिए आप जो नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा। तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जो ये अभी ब्रेकअवे जो हुए हैं, जो ये मुल्क हुए हैं नए बने हैं, इनके इधर जो है अपना वो उनको नहीं मिलाएगा नेटो के अंदर। पर ये नहीं माने, ये करते रहे, हर साल 2 साल में एक दो मुल्क करते 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 अब ये आगे थे, ये जो बाल्टिक स्टेट है जो बिल्कुल सरहद जिनकी रशिया के साथ लगती है, बिल्कुल यूक्रेन उनमें से एक है। अब इतने महीनों से प्रेसिडेंट पुतिन इनको कह रहे थे कि भाई आप ये मत करें क्योंकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ती है और ये हम नहीं चाहेंगे। पर ये नहीं माने, और इन्होंने फिर उसका नतीजा जो है आप देखिए, पुतिन ने वही किया जो अमेरिका करता आया आज तक। पुतिन ने यूनाइटेड नेशन चार्टर का 51 आर्टिकल 51 और चार्टर सी का उसका हवाला दिया कि पहले उसने ये दोनों प्रोविंस जो हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया एज स्टेट, एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए कि इन कंट्रीज ने दोनों ने मेरे को कहा कि आप हमारी मदद करिए क्योंकि हमें यूक्रेन के जो लोग हैं हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको जो है मार रहे हैं, इसलिए आप हमें उसको आगे बचाइए। तो मैं अपने फौजें भेज रहा हूं, और अमेरिका भी यही करता आया है आज तक। आप देख लीजिए जिस देश के अंदर अमेरिका घुसा है वो यही हवाला देके घुसा है, या तो वहां पे जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं जैसे इराक में थे, या डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए हम अपनी फौज भेज दें क्योंकि लोग जो हैं वहां पे बहुत दुखी हो गए इस आदमी से जो भी उधर उस टाइम था। तो यही चीज पुतिन ने की। अब अमेरिका और जो नेटो है दोनों को कहते हैं ना वो ठंडे पांव हो गए इनके। जब ये बात हुई इन्होंने सोचा था कि पुतिन जो है हम उसको वार्निंग देते रहेंगे, पुतिन कुछ नहीं करेगा। जी बिल्कुल, आपकी इसी बात को सर हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि सैंक्शंस की बात हुई, कोई कारगर नहीं हुई, साथ ही साथ वार्निंग की बात हुई, डिप्लोमेसी की बात हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन इस सब के बीच में हम ये भी देखते रहे कि आज या कल ये तैयारियां नहीं हुई हैं, बल्कि एक वॉर मैप जो है वो पहले से तैयार था, और उसी के अकॉर्डिंग कल जिस तरह से हमने देखे, जिसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जानिब बढ़ते गए, वो तमाम तर चीजें स्टेप बाय स्टेप पहले से होती रही हैं। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन शायद लगातार बयानात जो हम देख रहे हैं ज़ेलेंस्की के वो सामने आ रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं आखिरी लम्हे तक लड़ूंगा, हमें दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। तो अब जब वो ये तमाम बातें कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा तो पहले से था। सबसे पहले उनको अपने लोगों की हिफाजत करना थी, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लोगों की हिफाजत थी। एक 2014 में जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, अगर ये उसके ऊपर कायम रहते तो ये नौबत ही नहीं आती, पर इन्होंने ये कायम नहीं रहे उसके ऊपर। ये अपनी जोर आजमाई दिखाने के लिए कि जी मैं ये जो दो प्रोविंस हैं जो ये अलग होना चाहते हैं, मैं नहीं, इनको हम नहीं मानते, हम इसके ऊपर जोर आजमाई करके इनके ऊपर अपना कब्जा करेंगे। और कब से चल रहा है इनके बीच में आपस में। और इसके अंदर यूक्रेन के साथ में जब जो रशियन है, रशिया भी इनको जो है, जो ये दोनों प्रोविंस के जो उधर फाइटर्स थे जो उनके थे
उनको आम, और ये तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है क्या हो रहा है। और सिर्फ यहाँ पे देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये जो जिद है इसकी, जो यूक्रेन प्रेसिडेंट की, देखिए मेरे पीठ के पीछे जो है अमेरिका ने हाथ रख दिया, तो अब मैं तो बहुत हो गया, पर उसको आज असलियत जो है सारी दुनिया को पता है। अब मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, अब सबसे बड़ा खतरा ताइवान को हो गया जी। कि देखिए कि कल को अगर चीन अगर उसके ऊपर ऐसी बात करता है तो पता नहीं अमेरिका आता है उसकी मदद करने के लिए कि नहीं आता, क्योंकि आज वो स्थिति बन गई है। तो इसीलिए ये जो चीज है ये इसने नहीं सोचा और ये कार्रवाई करता रहा, और पुतिन बार बार इनको जो है एक वार्निंग देते रहे। आप देखिए कब से चल रहे हैं, दिसंबर से हो रहा है, ये 2-3 महीने से हो रहा है, और रशिया बार बार वार्निंग कर रहा था कि भाई देखिए आप जो है इसकी बातें जो है ये सही तरीके से आप मत इसको नेटो में मिलाइए, अगर आप नेटो में मिलाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर इनकी वार्निंग जो है उन्होंने सबने सोचा कि देखिए ये यूएसएसआर जो रशिया है ये वही पुराना यूएसएसआर है जिसको हम दबाते रहते थे। अब ये वो यूएसएसआर नहीं है, ये मॉडर्न डे रशिया है जिसके पास अपने रिजर्व भी 600 बिलियन से ज्यादा उसके रिजर्व्स हैं। उसके पास अपना जो देखिए अभी गैस और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोल है जो ऑयल है वो जो रशिया का प्रोड्यूस हो रहा है 78% गैस तो यूरोप इस्तेमाल कर रही है, और तेल जो है तकरीबन 48% जो है वो यूरोप इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अगर ये जो लड़ाई हुई है, अब इसमें तेल की कीमतें बढ़ी है तो फायदा किसको हुआ है? रशिया को। गैस की कीमत बढ़ी है, फायदा किसको होगा? रशिया को। नुकसान किसका होगा? वो यूरोपियन यूनियन का, उधर के यूरोप जो लोग रहने वाले, क्योंकि उनकी गैस और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अगर यही गैस इनको अमेरिका से लानी है तो ये जो गैस जो उधर से सप्लाई होनी है ये तकरीबन उनका जो रेट है और रेट के अंदर तकरीबन 5000 जो है वो गुना ज्यादा है। आप ये अंदाजा लगाइए, वो वहां की गैस तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो यानी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सप्लाई ऑफ चेन जो है कमोडिटीज की उस पर भी असर पड़ रहा है, और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं हम इसका असर ज्यादा देखेंगे। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए ये जो इधर होना क्या है कि अभी जो इनका रशिया का जो पुतिन का प्लान है वो सबसे आपने जैसे बताया ये तख्ता पलट करना है। ये जो प्रेसिडेंट है इनको इन्होंने हटाना है और एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट ले आना है वहां पे। और ये जो यूक्रेन है आप देखेंगे जैसे हंगरी और जो बाकी दूसरे ममालिक हैं जो ब्रेक अवे हुए हैं रशिया से, ये वापस वो कहेंगे जी हमारे जो है हम उसके साथ रशिया के साथ ही है। ये सारी चीजें ये नेटो वगैरह के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर ये क्योंकि ये जो तख्ता पलट की सारी कहानी है, उससे तख्ता पलटने के बाद आप ये देखेंगे ये जो 2 प्रोविंस जो भी हैं जो अभी रशिया ने रिकॉग्नाइज किए, हो सकता है आने वाले दिनों में ये वापस मिल जाएंगे यूक्रेन के साथ ही, क्योंकि ये जो इधर जो पॉपुलेशन है वो रशियन पॉपुलेशन ज्यादा थी। आपको याद होगा कि रशिया ने तकरीबन 8 लाख पासपोर्ट दिए वहां पे इन लोगों को वहां से रशिया आने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर इतने जुल्म हो रहे थे वहां पे। तो ये जो चीज है ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली मेरे को लगता है, क्योंकि अब जो जिस हिसाब से अमेरिका कहता है ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया में ऐसा पहला तख्ता पलट का ऐसा वाकया होगा जो कि बहुत ही कम वक्त में होगा। तमामतर चीजें जो हैं वो एकदम साफ यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक और बहुत ही खास मेहमान कर्नल टीपी त्यागी सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। टीपी त्यागी सर, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। और जिस तरह से लगातार हम लोग इस पर नजर रखे हुए हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप भारत के नजरिए से किस तरह से देखेंगे? देखिए, भारत की सिचुएशन बहुत ही डेलिकेट है। अगर वो अमेरिका के साथ नहीं जाता है तो जो क्वेड बना है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का चाइना के ऊपर शिकंजा कसने के लिए वो कमजोर हो जाएगा। और अगर भारत रशिया के साथ नहीं जाता है तो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन 2030 एग्रीमेंट, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है रशिया के साथ, वो खत्म हो सकता है। और अगर हिंदुस्तान ना अमेरिका के साथ ना रशिया के साथ न्यूट्रल रहता है तो फिर उसको एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, रशिया से मिलने वाला वो माइटी एयर डिफेंस
सिस्टम S-400 हो सकता है उस पर रोक लग जाए, और अगर मिल भी जाए तो हो सकता है कि अमेरिका टर्की की तरह से हिंदुस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगा दे। ये तो एक प्रभाव हुआ भारत का। दूसरा भारत के ऊपर जो प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है चीन और ताइवान। जी जी जी। देखिए 1 जुलाई 2021 को जब चाइना ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई, तब उसे यादगार बनाने के लिए और वन चाइना पॉलिसी को परमानेंटली स्थापित करने के लिए वो उस समय ताइवान के ऊपर हमला कर सकता था, क्योंकि उस समय उसकी नेवी उतनी कमजोर नहीं थी जितनी उस समय थी जब चिंग काई शेक भागकर वहां गए थे, लेकिन उसने हमला नहीं किया। डर था अमेरिका का, और अब वो ये देखना चाह रहा था। पिछले 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि चाइना ने ताइवान के एयर स्पेस में एक भी इंकर्शन या एक भी घुसपैठ नहीं की, जबकि पहले वो हर दूसरे दिन करता था। क्यों नहीं की? क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि अमेरिका ने प्रॉमिस किया था यूक्रेन को सपोर्ट करने का, अमेरिका कितना सपोर्ट करता है, और ये उसने देख लिया। यानी कि इस एपिसोड से सबसे ज्यादा विश्वसनीयता अगर किसी देश की खत्म हुई है तो वो है अमेरिका, और अमेरिका की इस विश्वसनीयता को खत्म करने के कारण हो सकता है कि चीन प्रोत्साहित होकर त्यागी जी आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो जिस नेटो की वजह से ये तमाम तर चीजें शुरू हुई, नेटो का बयान भी कल ही सामने आ गया था। जी, नेटो का बयान सामने आ गया था कि हाँ हम सैंक्शंस लगाएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो ऐसा है चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। अरे उनकी सैंक्शंस की परवाह कौन कर रहा है? रशिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मैसिव है, और फिर जो सैंक्शंस लगाने वाले हैं उन सैंक्शंस का असर लगाने वालों पर ज्यादा, ये एनर्जी का, गैस का, ऑयल का, ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ये तो अभी कमीशन ही नहीं हुई, लिहाजा इसको निलंबित करने का क्या मीनिंग है? और निलंबित करने का मतलब ये है कि आज निलंबित किया कल को रीइंस्टेट कर देंगे। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है अगर उसको भी रोक दिया गया तो उसका नुकसान रशिया को तो होगा ही होगा, लेकिन क्या जर्मनी को नहीं होगा? क्या फ्रांस को नहीं होगा? क्या ये नाटो देश नहीं है? नाटो देश के अंदर यूनिटी नहीं है, अमेरिका में दम नहीं है। और वो अमेरिका क्या कहता है कि साहब मैं आपके बैंकों को बंद कर दूंगा, बैंकों को ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस ये रो रहे हैं, कहने लगे साहब हमारा तो इतना पैसा रशिया के बैंकों में था, वो पूरा का पूरा पैसा जो है डूब गया, और यही कारण है कि रशिया के स्टॉक एक्सचेंज में बैंकों के शेयर बढ़ गए। जी त्यागी जी आपसे हम इस यहाँ पर हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है। अनिल गौड़ जी आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप फॉरेन अफेयर्स को देखते रहे हैं, इंडिया, भारत जो है एक ग्लोबल एक अच्छा मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया कि बात की जाए, वज़ीर आज़म ने भी बात की, और सिर्फ यही बात है कि बातचीत के जरिए तमाम मसलों का हल निकाला जाए। अभी जो हमारी सबसे पहली जो बात है वो वहां जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको हिंदुस्तान लाने की बात हो रही है। इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो एक एक कदम बहुत सोच समझ के उठा रहा है। और दूसरी बात, ग्लोबल मैप पर भी हिंदुस्तान की जो तस्वीर है, छवि है, वो एक अच्छे दोस्त के तौर पर उभर रही है। इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पुतिन के साथ और जो बाइडेन के साथ एक 1-to-1 बहुत अच्छे रिलेशन है जी सर। आपस में। उनका एक जो कहते हैं ना बॉडी केमिस्ट्री भी है, और जो आपस की केमिस्ट्री है दोनों के साथ जी सर, वो बहुत अच्छी है जी। और इसलिए कल जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुतिन जी के साथ बात की तो उन्होंने यही कहा उनको कि भाई देखिए इसका हल जो है डिप्लोमेटिक तरीके से निकलना चाहिए। पर पुतिन जी ने उनको बताया कि आपके सामने है सारी बात, ये डिप्लोमेटिक तरीके से तो आपके सामने इतनी देर से हम कह रहे हैं उसको डिप्लोमेटिकली करने के लिए मैं तो लास्ट मिनट तक कर रहा था, पर ये मानते नहीं है। तो और दूसरा उन्होंने हमारे जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं उनका जिक्र भी किया कि भाई उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। अब सबसे बड़ी मुश्किलात जो वहाँ पे है कि एयर स्पेस जो है वो सारा वहाँ बंद किया हुआ है। और अभी जो मैं अभी देख रहा था कि उसके साथ साथ इन्होंने
जो हमारे जो इंटरनेशनल एविएशन जो एजेंसी है उसने वेस्टर्न रशिया भी बंद कर दिया एयर स्पेस उसका, और बेलारूस का भी एयर स्पेस बंद कर दिया। तो उसके मतलब कि आपको वहां से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे। अब इसके लिए कल ये जो कल ही, बल्कि मैं कहूँगा कल ही जो था शाम को, कल शाम को नहीं बल्कि परसों शाम को, ये जो है हमारी जो वहां पे जो मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो पोलैंड में थी, चाहे हमारे जो और इसके साथ में जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लैटिन वगैरह में थी, उन सब के जो है जो उनके एम्बेसडर और उनके जो स्टाफ है उनको हिदायत दे दी गई थी, तो उनके नंबर वगैरह भी वो सारे शेयर हुए हैं। और ये जो लोग हैं बॉर्डर तक पहुंच गए हैं वहां पे उस कंट्री के, तो क्या ताकि जो भी बच्चा वहां से आ सके उनके ऊपर, तो उनको, क्योंकि वो बॉर्डर अंदर तो जा नहीं सकते आप यूक्रेन के अंदर, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर क्लोज है, तो जो अंदर से जो इसने आना है वो आ सके। तो ये जो सारी कार्रवाई चल रही है और हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वहां से ठीक ठाक निकले। और मैं इसके साथ साथ एक चीज और कहूंगा कि हमारे लोगों को धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल, हमारे लोग जो है धैर्य बहुत जल्दी खो जाते हैं, चाहे क्या उनके पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे हैं वहां पे। देखिए एक स्थिति बनती है उसको सुलझने में, संभालने में टाइम लगता है। अभी मैं देख रहा था कोई एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने के लिए। अरे भाई आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि एक कंट्री के अंदर वहां पे एक लड़ाई चल रही है, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्शन लेंगे कि भाई आप गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जी आप बच्चों को निकालें। आपके पास ये कुछ सोच समझ के, आप लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये सारे ये होता है, ये बात दिखाता है कि हम कितने ना समझ या कुछ हिसाब से बजाय काम सुलझाने के उसको जाने में लगे हुए। कोशिशें जो है वो जारी हैं, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है और जो इंडियन एम्बेसी है वहां से भी लगातार राब्ता किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जहां पर भी हैं वो सेफ रहें और लगातार कांटेक्ट में रहें। और ये तमाम चीजें, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। गवर्नमेंट जो है लगातार कोशिश में लगी हुई है। हमने देखा था कि किस तरह से कल एक अहम मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में और खुद पीएम जो है तमाम हालात पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों की या वहां पे जो भी लोग हैं उनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए। टीपी त्यागी सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, अभी तो जो भी मामला है वो देखने में आ रहा है, लेकिन इसके बाद दुनिया का जो नक्शा है वो कहीं ना कहीं कुछ बदल जाएगा, आपसी जो ताल्लुकात हैं वो बदल जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब इसके बाद समझ में आएंगी। वहां पर हिंदुस्तान की पोजीशन, इंडिया की पोजीशन आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, इंडिया ना तो यूनिपोलर वर्ल्ड में, ना बाइपोलर में, ना मल्टीपोलर वर्ल्ड में यकीन रखता है। इंडिया वसुधैव कुटुंबकम यानी के नॉन पोलर वर्ल्ड में यकीन रखता है। ये जो सुपर पावर्स के सेंटर बन गए हैं इधर उधर दुनिया में, इनका सफाया होना चाहिए। और इनका सफाया मतलब ये कि इनका ये जो तमगे हैं ये खत्म होने चाहिए। और ये खत्म होने के लिए जरूरी है कि जब काफी सारे देश स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर कोई यूनिपोलर नहीं रहेगा। इस हिसाब से हिंदुस्तान अगर खामोश रह के एक टैसिट अप्रूवल रशिया को दे, तो आज आप ये गौर करो कि रूस ने ब्लैक सागर में स्नेक आइलैंड को कब्जा लिया है। स्नेक आइलैंड पर जो यूक्रेनियन के सिपाही थे उन सबको मार मोर के उसने उसे कब्जा लिया। ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि नाटो या अमेरिका से आने वाली कोई नेवल पावर यूक्रेन में अंदर ना आ सके। और स्नेक आइलैंड रोमानिया के नजदीक है, यानी कि पुतिन का इरादा केवल यूक्रेन तक नहीं है, यूक्रेन के बाद और उन लैटवियन और अदर कंट्रीज के ऊपर है जो रशिया से टूट के अलग हुए थे और जो आज नाटो के अंदर शामिल है। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक ये बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। और चूंकि इस बैलेंसिंग एक्ट के साथ फिर चाइना के अब हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ में दो दुश्मन हमारे साथ में है, पाकिस्तान और चाइना। मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि चाइना ने वियतनाम को, सॉरी ताइवान की एयर स्पेस में कोई वो नहीं किया घुसपैठ। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अमेरिका को देखना चाहता था। अमेरिका को अब उसने देख लिया, अब उसका हौसला बढ़ गया। अब अगर मान लीजिए वो ताइवान को ले लेता है, वन चाइना पॉलिसी एस्टेब्लिश हो जाती है, तो कल को वो दलाई लामा के लिए हिंदुत्व
हिंदुस्तान के तहत लड़ेगा, और हिंदुस्तान के तहत लड़ेगा तो ये हिंदुस्तान के ऊपर एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ इस रूस और यूक्रेन की लड़ाई का। तो इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें किसी खेमे जी बिल्कुल, तो बहरहाल अभी वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है लगातार अपनाई जा रही है, उसी को देखना है। और गैर जरूरी तौर पर जो बयानात सामने आ रहे हैं, हर एक एक्सपर्ट बन के जो है कुछ ना कुछ कह रहा है, उन तमाम चीजों से बचना है। और यही हमारी इस डिबेट का, डिस्कशन का मकसद भी था। अपने दोनों खास मेहमानों का, कैप्टन अनिल गौर साहब, आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आप दोनों खास मेहमानों का इस बेहद अहम टॉपिक में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे।